तो आज हम यहाँ पे देखेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मतलब यहाँ पे उसका न्यूटन ने बताया था कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ अ डिफाइनाइट फोर्स। मतलब यहाँ यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स है वो ऑब्जेक्ट्स हर एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं एक पर्टिकुलर फोर्स से। ठीक है, तो वही समझो, मान लीजिए अपने पास ये दो बॉडीज़ है, जैसे जिसका मास है m1 और ये सेकेंड बॉडी है जिसका मास है m2। ये दो बॉडीज़ भी क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते। तो इसका अगर मुझे जो अट्रैक्शन, जो ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है दो बॉडीज़ के बीच में, अगर मुझे उसको बताना है तो मैं क्या बताऊंगा यहाँ पे, F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2, ऐसे बता सकते हो इनका रिलेशन। मतलब जो फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मासिस के, प्रोडक्ट ऑफ द मासिस के साथ। मतलब जितना प्रोडक्ट उनका ज़्यादा होगा उतना फोर्स ज़्यादा होने वाला है, जितना मासिस उनका कम होने वाला है, मास कम होगा ऑब्जेक्ट्स का, उतना उनका फोर्स कम होगा। तो ये एक रिलेशन उनका बनता है। और एक मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, जैसे कि हम इधर बोल सकते हैं कि एंड F इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अभी ये D जो है मतलब क्या, दोनों मासेस या दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच का जो भी डिस्टेंस होगा, दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस, उसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, D। तो जो फोर्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा विथ स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। मतलब जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा, ऑब्वियस है कि डिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा तो फोर्स कम होगा, अगर डिस्टेंस कम है तो लार्ज फोर्स अप्लाई होगा। जैसे कि मान लीजिए आपके पास मैग्नेट है, दो मैग्नेट्स अगर एकदम नज़दीक है एक दूसरे के पास, तो वो अट्रैक्ट करने की कोशिश करते विथ लार्ज फोर्स। अगर दोनों जो मैग्नेट्स है वो अगर दूर दूर होंगे, जिनका डिस्टेंस अगर बढ़ा दिया दो मैग्नेट्स के बीच का, तो पॉसिबिलिटी कम होती है कि वो दो ऑब्जेक्ट जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। ठीक है, तो ये दो इक्वेशंस, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, और यहाँ पे दूसरा इक्वेशन जो कि है फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर या डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। तो दोनों को मिला के हम ऐसा बोल सकते हैं कि फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। ठीक है, और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो हम लोग को कांस्टेंट लेना पड़ता है। तो यहाँ पे हम कांस्टेंट लेंगे, यहाँ पे m1 m2 और d स्क्वायर। तो यहाँ पे कांस्टेंट जो टर्म जो आएगा वो है, उसको हम यहाँ पे बोलेंगे ग्रेविटेशन। g मतलब ग्रेविटेशन। तो g मतलब क्या होगा, ग्रेविटेशन कांस्टेंट। तो इसको मैं लिख लेता हूँ, g इज़ अ ग्रेविटेशन कांस्टेंट, यूनिवर्स ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो और उसका वैल्यू भी हम लोग को दिया हुआ है, जैसे कि g इज इक्वल्स टू, ये पता होना चाहिए वैल्यू, आप आपको याद करना पड़ेगा, 6.674 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर न्यूटन। अभी ये यूनिट कहाँ से आया, पता कर लेते कि ये कैसे आया। जैसे कि ये g है, अगर g का निकालना है हम लोगों को यूनिट, तो g वन साइड आएगा, और जो फोर्स ऊपर की तरफ है वो, उसके साथ ये d स्क्वायर, और नीचे की तरफ क्या आने वाला है, m1 और m2 आएगा। तो ये फोर्स जो है उसको हम, फोर्स का यूनिट है न्यूटन, तो ये न्यूटन आएगा। d स्क्वायर मतलब मीटर में है, तो यहाँ पे आएगा मीटर, और स्क्वायर है तो यहाँ पे आएगा स्क्वायर। और kg, मास जो है वो दोनों ऑब्जेक्ट्स का kgs में है, तो ये kg इंटू kg है, तो यहाँ पे नीचे आने वाला है kg स्क्वायर। इस मतलब ये जो ग्रेविटेशन का यूनिट हम लोग ने अभी जस्ट निकाला, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, तो वो ये फॉर्मूला से आया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, तो ये फोर्स का फॉर्मूला भी आपको पता चल गया, जिसमें g क्या है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट, और g का वैल्यू है 6.674 इंटू 10⁻⁻11। तो आगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसको हम देख लेते, समझ लेते कि क्या है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो एक कांस्टेंट स्पीड में एक सर्कुलर पाथ अगर कवर कर रहा है, तो उसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मतलब व्हेन अ बॉडी मूव्स कंटिन्यूसली इन सर्कुलर फॉर्म विथ अ सेम स्पीड, देन इट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर वो सेम स्पीड से सर्कुलर पाथ कवर कर रहा है तो उसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, वो मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे आपको पता होगा कि अपना जायंट व्हील जो होता है वो एक यूनिफॉर्म मोशन में घूमते रहता है, यूनिफॉर्म मोशन में घूमते रहेगा। जैसे अपना फ़ैन है, एक पर्टिकुलर स्पीड पे अगर हम रखेंगे तो वही स्पीड कंटिन्यूस चलते रहेगा जब तक हम उसका स्पीड चेंज नहीं करते। तो वो जो एक पर्टिकुलर स्पीड पे जो अपना फ़ैन का मोशन होता है उसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन। तो कंसिडर करते हैं यहाँ पे कि मिडल में जो है वो क्या है, सन है,
और एक प्लैनेट जो है वो सन के अराउंड एक सर्कुलर पाथ में कंसिडर सर्कुलर पार्ट में रिवॉल्यूशन कर रहा है। सन जो है वो अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा प्लैनेट को विथ अ पर्टिकुलर फोर्स। तो यहाँ पे वो पर्टिकुलर फोर्स जिसको हम क्या बोलेंगे, जैसे हम लोग ने पहले देखा था पर्टिकुलर फोर्स को नाम दिया था, उसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। पर्टिकुलर फोर्स का नाम जो हम लोग ने दिया था वो था सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब ऐसा फोर्स होता है जो कि ऑब्जेक्ट जो रिवॉल्यूशन में है या जो सर्कुलर पाथ कवर कर रहा है उसको सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करने की जो कोशिश करेगा, वो फोर्स को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला है उसको हम ऐसा डिनोट करते हैं जैसे कि F इज इक्वल्स टू mv² अपॉन r, mv² अपॉन r। मतलब if a planet is revolving around the sun in a circular orbit, the force acting on the planet by the sun, मतलब जो सन अप्लाई करेगा, जो फोर्स अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा वो प्लैनेट को, तो वो फोर्स जो है वो हम लोग यहाँ पे ऐसा देंगे जैसे कि F इज इक्वल्स टू mv² अपॉन r², जिसमें m क्या है, जिसको m हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ पे अभी मास ऑफ द क्या होने वाला है, प्लैनेट होने वाला है, तो मास ऑफ द प्लैनेट लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, मास ऑफ द प्लैनेट। और जिसमें v जो है वो क्या है, एक स्पीड है, जो स्पीड से कांस्टेंट स्पीड से वो प्लैनेट जो है वो रिवॉल्व कर रहा है सन के अराउंड। तो ठीक है, तो r यहाँ पे क्या होने वाला है, रेडियस होने वाला है। रेडियस मतलब ये प्लैनेट के सेंटर से सन के सेंटर तक का जो भी डिस्टेंस होगा ये, उसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, रेडियस। तो अभी यहाँ पे हम एक्सप्रेशन देखने वाले हैं। मतलब सबसे पहले अभी डिस्टेंस ट्रेवल बाय प्लैनेट इन वन रिवॉल्यूशन, मतलब ये प्लैनेट को अगर एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करना है, या मतलब यहाँ से अगर वो स्टार्ट करेगा रिवॉल्व करने के लिए, एक राउंड मारने के बाद यहाँ पे जब वो वापस आएगा तो उसको हम वन रिवॉल्यूशन बोलते हैं। तो वन रिवॉल्यूशन मतलब क्या होता है, वो सर्कमफरेंस होता है, और सर्कमफरेंस का फॉर्मूला तो हम लोग को पता है जो कि है 2πr। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ डिस्टेंस ट्रैवल, तो इधर लिख लेता हूँ, आपको मतलब समझ में आएगा। द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय प्लैनेट इन वन रिवॉल्यूशन इज इक्वल्स टू क्या आएगा, सर्कमफरेंस। सर्कल का सर्कमफरेंस का फॉर्मूला है 2πr। ठीक है, तो ये मैंने लिखा 2πr। और v जो वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी तो हम लोगों को पता है, नाइन्थ स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा था कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन होता है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रैवल एक रिवॉल्यूशन के लिए उसको कितना टाइम लगेगा या कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा, तो एक रिवॉल्यूशन मतलब होने वाला है 2πr, जैसे कि यहाँ पे हम लोग ने लिखा था। तो 2πr का डिस्टेंस कवर किया, और टाइम टेकन कितना होने वाला है वो है कैपिटल T। जैसे कि लास्ट इसमें बताया था कि T जो है वो क्या होता है, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन होता है। मतलब एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए उसको कितना टाइम लगता है, कितना टाइम पीरियड लगता है, तो उसको हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं T। तो v इज इक्वल्स टू हम लोग ने यहाँ पे लिखा 2πr अपॉन T आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग को जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो यहाँ पे फॉर्मूला जो दिया था उसको मैं लिखना पड़ेगा यहाँ पे, उसको F इज इक्वल्स टू mv² अपॉन r। तो ये हम लोग ने लिखा था ऊपर, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू m, जो v की जगह पे हम लोग यहाँ पे v का वैल्यू क्या लिखा, 2πr अपॉन T है, तो उसी की जगह पे सेम यहाँ पे 2πr अपॉन T आएगा, लेकिन स्क्वायर फॉर्म में होगा, क्योंकि v स्क्वायर था तो स्क्वायर आएगा और अपॉन r आने वाला है। ठीक है, उसको अगर और अगर आगे हम ये कंसिडर करें, सॉल्व करें, तो हमें ऐसा मिलेगा 2 का स्क्वायर जो है वो 4 आएगा, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर आएगा, आर का स्क्वायर आर स्क्वायर आएगा, और जो m है वो वैसे का वैसे ही आएगा। और नीचे हम लोगों को क्या मिलने वाला है, टी स्क्वायर मिलेगा, और क्या बचेगा, आर बचेगा। ठीक है, तो ये आर स्क्वायर, तो ये ऊपर लिखा आर स्क्वायर, और जो आर जो है वो टी स्क्वायर के साथ डिनोमिनेटर में आएगा। ठीक है, तो ये एक साथ लिखा। उसके बाद हम f को ऐसा लिख सकते हैं कि f इज इक्वल्स टू 4m पाई स्क्वायर, अलग किया है, 4m और पाई स्क्वायर अलग लिखेंगे, फिर यहाँ पे जो नीचे r है उसको अलग लिखेंगे, और ऊपर वाला जो r स्क्वायर था वो हम यहाँ पे लिखेंगे t स्क्वायर के साथ। मतलब ये जो t स्क्वायर है, ये r स्क्वायर, और ये जो t स्क्वायर है उसको मैंने अलग लिखा, और बाकी 4 पाई स्क्वायर m और अपॉन r जो है उसको अलग लिखा। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब क्लियर हो गया होगा। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, f इज इक्वल्स टू, ये तो वैसे के वैसे ही रहेगा नीचे, 4 पाई स्क्वायर वगैरह, 4m पाई स्क्वायर अपॉन r, लेकिन यहाँ पे r स्क्वायर जो है उसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा एक r के साथ ऊपर,
अगर ऊपर मैंने एक आर के साथ मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर में भी एक आर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब दोनों तरफ ऊपर नीचे डिनोमिनेटर्स में और न्यूमरेटर्स में आर से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, f इज इक्वल्स टू 4m पाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर मिलेगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा, आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। तो ये रिकॉल करने की कोशिश करो, आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर हम लोग ने केपलर्स थर्ड लॉ में देखा था कि टी स्क्वायर वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब था। तो उसके बाद टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर क्यूब के देखा था, के कांस्टेंट होता है, और टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल्स टू हम लोग ने देखा था कि क्या होता है, के। तो इसको अगर हम उल्टा लिखें, जैसे कि यहाँ पे हम लोग को आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर मिला है, तो इसको अगर हम उल्टा लिखें जैसे कि आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर लिखे, तो ये के जो है उसको भी हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, 1 अपॉन के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, बराबर। तो ये आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर की जगह पे 4m पाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर जो है, तो आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर की जगह पे हम लोग को क्या मिलेगा, 1 अपॉन के आएगा, ठीक है। तो देयरफॉर नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, f इज इक्वल्स टू 4m पाई स्क्वायर अपॉन के आएगा, और यहाँ पे अभी हम आर स्क्वायर अलग से लिख सकते हैं। तो ये सारे जो भी नंबर्स हम लोग को यहाँ पे मिले हैं ये सारे क्या है, कांस्टेंट है। के भी कांस्टेंट है, 4 तो नंबर ही है, m जो कि मास ऑफ द प्लैनेट वो भी कांस्टेंट होगा, वो तो चेंज होने वाला है नहीं, और पाई जो भी वो भी क्या है, नंबर जो कि कांस्टेंट है। मतलब ये जितने भी नंबर्स मैंने यहाँ पे लिखा अल्फ़ाबेट्स और नंबर, ये जो सारे कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि f इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल विथ आर स्क्वायर हो सकता है यहाँ पे। वैसे जैसे कि ऊपर हम लोग ने देखा था जब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में कि f दोनों बॉडीज़ के बीच का जो अट्रैक्शन ग्रेविटेशन जो फोर्स होता है, तो वो फोर्स भी क्या होता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल विथ स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे भी सेम है, जो f जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, वो भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, आर स्क्वायर के साथ। और यहाँ पे r हम लोग ने पहले डिफाइन किया था कि r क्या है, रेडियस है। रेडियस मतलब डिस्टेंस जो था वो सन और प्लैनेट के बीच का जो डिस्टेंस था उसको हम लोग ने यहाँ पे r डिफाइन किया था। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, मतलब सन एंड द प्लैनेट्स। तो ये हम लोग को यहाँ पे रिलेशन मिल रहा है।